थैंक यू आबिद साहब। आवाज आ रही है सबको? जी जी। आप सही हुई है या और कर दूं? सही। अच्छा सर, ये जो हमने सारी डिस्कशंस, जो सारी रेगुलेशंस पढ़ी, कॉन्सेप्ट्स पढ़े, हर चीज एंड पे आके ना पढ़ाने का मकसद ये था कि हम आपको किसी तरह कमर्शियल कोड की तरफ ले आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जाहिर है वो टाइम के कंस्ट्रेंट और क्वेश्चंस की वजह से हम थोड़ा लेट आए कमर्शियल कोड पे। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि EMP 2 में हमने लाइन बाय लाइन पढ़ना है। बट हम चाह ये रहे हैं कि जाने से पहले एटलीस्ट आपको कमर्शियल कोड के कुछ बेसिक स्टेप्स और उस कोड को पढ़ना कैसे है, ताकि जब आप दोबारा आए EMP में तो एटलीस्ट कोड थोड़ा सा पढ़ा और समझाओ। तो मैं स्टार्ट करता हूं। बेसिकली कल आपको थोड़ा PML दे दिया था। ये 19 चैप्टर कोड के हैं, जिसको हम थोड़ा सा हर चैप्टर को टच करेंगे। आवाज आ रही है ना सबको? मुझे पीछे से बहुत ज्यादा। अच्छा। अगले चैप्टर में क्वेश्चन होल्ड कर ले, क्वेश्चंस होल्ड करके हर चैप्टर के एंड पे पूछ लीजिएगा, या प्रेजेंटेशन के एंड पे, जिस तरह भी हम चाहें। अच्छा, सबसे पहले रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन पे अदील अगर आप क्लिक करें, चैप्टर्स शुरू होने से पहले एक प्रीएम्बल आता है। उस प्रीएम्बल में कमर्शियल कोड के हम रोल्स बताते हैं हर इंस्टीट्यूशन के। और उस रोल में बेसिकली हमने 3 रोल प्राइमरीली डिफाइन किए हैं। पहला रोल है ऑपरेटर्स का। हमारे 2 ऑपरेटर्स हैं, सिस्टम ऑपरेटर, मार्केट ऑपरेटर। उसके बारे में उमर साहब आपको बड़ी डिटेल में बता चुके हैं, दोनों का क्या रोल है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं वो ये बताता है, उनका रोल क्या है ये बताएगा डिटेल में। और सर्विस प्रोवाइडर्स कौन से हैं, उनका रोल क्या है और वो किस तरह एक्ट करेंगे पूरी मार्केट में, ये बताएंगे। इन तीनों चीजों पे हम बड़ी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं रोल्स की, और इस पे काफी डेलिब्रेशन हो गई है। तो पहला चैप्टर से पहले जो प्रीएम्बल है उसमें सिर्फ यही बताया जाता है। अदील वापस आ जाए। उसके बाद जनरल कंडीशंस हैं, वो भी स्टैंडर्ड होती हैं। हर एक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में बताया जाता है। वो जो रूल्स डिफाइन होंगे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ के, उस पे राइट्स और ऑब्लिगेशंस के बारे में इट इज स्टैंडर्ड। इसमें भी कोई खास चीज नहीं है। पहले 2 चैप्टर इट इज वेरी इजी, आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। उसमें रजिस्टर्स की बात की जाएगी कि सर्विस प्रोवाइडर का एक रजिस्टर होगा, एक मार्केट पार्टिसिपेंट्स का रजिस्टर होगा। अदील वापस आ जाए। तो जो हमारा एक्चुअल कमर्शियल कोड स्टार्ट होता है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स और सर्विस प्रोवाइडर से होता है। इससे पहले जो चीजें हैं वो मोर और लेस पूरी मार्केट को क्लियर भी हैं, और आप कमर्शियल कोड पढ़ेंगे तो आपको डिटेल पता चल जाएगी। जो ये वाला चैप्टर है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड अदर पर्संस, यहां से आप समझे कि आपका कमर्शियल कोड स्टार्ट होगा। इस पे अदील क्लिक कर दें, बैठ जाए, सेटल डाउन हो जाए, ताकि मैं फिर मजीद। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें बेसिकली रजिस्ट्रेशन इज नॉट रजिस्ट्रेशन अलोन। रजिस्ट्रेशन में हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक MP की और एक SP की। अच्छा, रजिस्ट्रेशन को अगर आप कमर्शियल कोड में पढ़ेंगे ना तो इट इज रजिस्ट्रेशन, लेकिन कमर्शियल कोड उसको एनरोलमेंट कहता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो नेपरा टेक्निकली रजिस्टर करता है और हमारे पास वो एनरोल होंगे, बट दैट इज अंडर द नेम ऑफ रजिस्ट्रेशन, सॉर्ट ऑफ एनरोलमेंट। सर्विस प्रोवाइडर्स में कोई अगर आप में से बता सके, सर्विस प्रोवाइडर्स लेट से 2-3। जी जी। MO है, SO है, IA है, TNO है। ठीक है, यानी मोटे हमने यहां लिख लिए। मीटरिंग है, DNO है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑपरेटर, SOLR, ये सारे सर्विस प्रोवाइडर है। उसके बाद मार्केट पार्टिसिपेंट कौन है? 2-3 मोटे मोटे। जनरेटर, सप्लायर और ट्रेडर, लेट से हम डेफिनेशंस कर देते हैं। SOLR भी जो उसका सप्लाई बिजनेस है वो मार्केट पार्टिसिपेंट अभी आप स्ट्रिक्ट टर्म्स में नहीं कह सकते, क्योंकि वो BPC को नहीं दे सकता, मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। वो एज ए लास्ट रिजॉर्ट सप्लायर रेगुलेटेड उस पर देगा। खैर, एनी हाउ, अब इन 2 कैटेगरीज में हमने इस कोड में बताया है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट है
वो करेगा मार्केट पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट में उसके राइट्स और ऑब्लिगेशंस डिफाइन होंगे फॉर अ मार्केट पार्टिसिपेंट, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर करने के लिए उसको मार्केट पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट करना जरूरी है। वो उस मार्केट पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के बगैर मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकता। तो इन मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए कमर्शियल कोड बताता है एमपीए करना है, और तरीका बताता है कि आपने क्या क्या उसमें चीजें आपने अप्लाई करनी है, क्या क्या एप्लीकेशन में आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है, वो सारी चीजें बताता है। सर्विस प्रोवाइडर के लिए वो एक और एग्रीमेंट कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट। इन दोनों एग्रीमेंट्स में बेसिकली एसपीए में जो रिस्पेक्टिव सर्विस प्रोवाइडर है वो बताएगा राइट्स ऑब्लिगेशन, वो डिक्लेयर करेगा मेरी कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है एक्सेट्रा, ये दोनों करेंगे। लेकिन जो मार्केट पार्टिसिपेंट है वो एक और एग्रीमेंट करेगा, वो जो हमारी डिस्कशन काफी चलती रही, वो एग्रीमेंट है यूज ऑफ सिस्टम एग्रीमेंट। यूज ऑफ सिस्टम एग्रीमेंट बेसिकली मार्केट पार्टिसिपेंट को एक किस्म का आप कह लें कि ऑब्लाइज करेगा, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेट करेगा कि वो जहां पे मार्केट में बेच रहा है, अपनी बिजली सप्लाई कर रहा है या एज अ बल्क पावर कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, उस पर ऑब्लिगेटरी है कि वो यूज ऑफ सिस्टम चार्ज, जो कि वायर चार्ज है ट्रांसमिशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का, वो दोनों पे करेगा। उसके साथ जो भी फेडरल गवर्नमेंट क्रॉस सब्सिडी मांगेगी, जो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टैंडर्ड चार्जेस मांगेगी, जो जो चीजें अप्लाई होती हैं टू द रेगुलेटेड एंड डीरेगुलेटेड कंज्यूमर्स, वो सारे अंडर दिस यूज ऑफ सिस्टम एग्रीमेंट वो पे करेगा। तो एक मार्केट पार्टिसिपेंट जब ये यूज ऑफ सिस्टम एग्रीमेंट कर लेगा, मार्केट पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट कर लेगा, उसके बाद वो मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर कर सकता है, जो अगला चैप्टर है। तो बेसिकली जितनी हमारी थी डिस्कोस की कंफ्यूजन के सिस्टम चार्जेस कैसे आएंगे, किस तरह हम अपनी कॉस्ट को रिकवर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे मिलेगा, लॉस तो नहीं हो जाएगा, वो सब चीजें अंडर द यूज ऑफ सिस्टम एग्रीमेंट हम किसी भी मार्केट पार्टिसिपेंट से रिकवर करेंगे। तो लेट से जन सप्लायर का भी समझ आता है, ट्रेडर का भी समझ आता है, बीपीसी का भी आता है। तो एक सवाल ये हो सकता है कि जनरेटर क्यों करेगा, जनरेटर तो नहीं करेगा। तो यस, जनरेटर ने तो अपने वहां पे जो उसके सामने सीडीपी पॉइंट लगा हुआ है उससे जनरेट करके बिजली दे देनी, लेकिन कुछ बैकफीड एनर्जी जनरेटर को लेनी होती है। तो अगर वो बैकफीड एनर्जी एज मार्केट पार्टिसिपेंट लेगा तो वो भी यूज ऑफ सिस्टम एग्रीमेंट करेगा। खैर, तो ये चैप्टर इस चीज को डिटेल में बताता है। उसके बाद फिर कुछ जनरल क्लॉजेस बताता है जिसमें उसने मार्केट पार्टिसिपेंट अगर रजिस्टर होना है और उसके बाद डी रजिस्टर होना है वो कैसे होगा। उसके बाद एक और हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया है, वो है रजिस्टर्ड पर्सन का या एनरोल्ड पर्सन का। वो सिर्फ ये करने आ रहा है कि वो मार्केट में ना मार्केट पार्टिसिपेंट है ना वो सर्विस प्रोवाइडर है, वो सिर्फ आ रहा है कि मैं मार्केट की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकूं और अपना डिसीजन बना सकूं कि कल को मैंने मार्केट में आना है या नहीं आना, मार्केट के ट्रेंड्स को उसने फोकस करना है। तो वो आके सिर्फ मार्केट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए एज अ एनरोल्ड पर्सन रजिस्टर हो सकता है, लेकिन वो कोई भी मार्केट पार्टिसिपेंट या इस तरह के एग्रीमेंट्स नहीं करेगा। वो एक थर्ड, जस्ट आप समझ लें कि एक ऑब्जर्वेशंस के लिए अपनी आ रहा है, तो उसका कॉन्सेप्ट भी इसमें कराया है। अदील वापस आ जाए। एक बीपीसी है, उसने अभी कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर नहीं करना, अभी वो अगर वो चाहे, वो चाहता है कि मैं मार्केट में अभी प्ले नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मार्केट की इंफॉर्मेशन, न्यूज, मार्केट में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं स्पेसिफिक टू लेट से उसके बिजनेस के, वो उसकी इंफॉर्मेशन चाहता है तो वो एनरोल कर लेगा। वो है रेगुलेटेड कंज्यूमर ही। मार्केट पार्टिसिपेंट कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका कमर्शियल इंटरेस्ट है इन पावर सेक्टर और वो मार्केट में सीटीबीसीए में पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो मार्केट पार्टिसिपेंट होगा। अच्छा, वंस आपने रोल्स डिफाइन कर दिए, जनरल कंडीशंस बता दी, उसके बाद मार्केट पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट्स कर ली और मार्केट पार्टिसिपेंट और सर्विस पार्टिसिपेंट बन गए, तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कवर करता है कॉन्ट्रैक्ट्स को, विच इज नेचुरल। जाहिर है, आप कमर्शियल कोड का अगर देखें फ्लो तो वो इसी फ्लो से चल रहा है कि जो स्टेप्स मार्केट पार्टिसिपेंट या सर्विस प्रोवाइडर्स को करने हैं उन्हीं स्टेप्स को डिफाइन कर रहा है। तो फिर आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन। अदील क्लिक कर दीजिएगा। अच्छा, इसमें हमने दो टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स रखे हैं। एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो हमने उन्हें उनकी आसानी के लिए बता दिया है कि ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आप कर सकते हैं, और जो ज्यादा मार्केट पार्टिसिपेंट जिन कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाएंगे उनको हमने स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट कह के उसकी
टेम्पलेट्स भी बना के हमने मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बता दिया है कि ये टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है जो आप कर सकते हैं। और उसके अलावा जो जनरल मार्केट में यूज होते हैं उसके अलावा कोई स्पेशल कंडीशंस लेट से जो इन स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में कवर नहीं होती, उन पे करना चाहता है तो उसको आजादी है कि वो कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट कर ले। लेकिन कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले उसे हमें कंडीशंस दिखानी होगी ताकि हम ये अंदाजा लगा सकें कि ये मार्केट में सेटल भी हो सकते हैं या नहीं। तो जस्ट फॉर पार्टिसिपेंट इंटरेक्शन में एक कॉन्ट्रैक्ट में आपके ख्याल से जो हमने वो पोटैटो वाली एग्जांपल की थी, एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? कोई अगर बता सके, कोई भी। सबसे पहले तो हमारे दो प्रोडक्ट्स हैं, दो प्रोडक्ट्स हैं, एनर्जी और कैपेसिटी। तो लेट से इन दोनों के बारे में कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले क्या बताएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? क्वांटिटी। क्वांटिटी सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए, क्वांटिटी किसकी? कैपेसिटी की भी और एनर्जी की भी। और क्या पता होना चाहिए हमें? नहीं, प्राइस नहीं पता होनी चाहिए। देखें, प्राइस तो हमारा कंसर्न ही नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपस में बायलैटरली सेटल कर रहे हैं, हमने सिर्फ इम्बैलेंसेस को लेना है। तो प्राइस इज कॉन्फिडेंशियल, वो हमें क्वांटिटी बता देगा। उसके बाद और क्या बताएगा? वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, वो तो वो एसओ को डिक्लेयर करेगा। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म हो जाएगी, बिल्कुल। पीरियड टर्म एक ही बात है। नहीं, अच्छा, इसके बाद एक तीसरी चीज सिर्फ हमें ये चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट में कैपेसिटी और एनर्जी की क्वांटिटीज क्या है, और इम्बैलेंस आ गया तो इम्बैलेंस कौन लेगा? क्योंकि इम्बैलेंस तो एक ही पार्टी लेगी। तो वी शुड नो कि इम्बैलेंसेस किधर जाएंगे, और इम्बैलेंसेस दो आएंगे, एक कैपेसिटी का इम्बैलेंस आएगा, एक एनर्जी का इम्बैलेंस आएगा। तीसरी चीज है इम्बैलेंस ऑफ कैपेसिटी एनर्जी। अच्छा, एक और चीज है इसमें, हमें क्वांटिटी पता चल गई किसके चाहिए, इम्बैलेंस आ गया हमने वो कर लिया, टर्म कॉन्ट्रैक्ट की पता चल गई कितनी है, मिनिमम हमने 2 साल रखी हुई है। एक और चीज है जिसको हम प्रोडक्ट नहीं कर रहे लेकिन मार्केट में वो एज अ सर्विस देनी पड़ेगी, एंसिलरी सर्विस। तो एंसिलरी सर्विस की मद में जो उसके चार्जेस या तो उसको पे करने होंगे या उसको रिसीव करने होंगे। तो एंसिलरी सर्विस का बेनिफिट कौन लेगा, ये भी उस कॉन्ट्रैक्ट में बताया जाएगा। ये 4 चीजें इस कॉन्ट्रैक्ट में हैं। उसके अलावा इन कॉन्ट्रैक्ट्स में आप डिटेल पढ़ेंगे तो आपको समझ भी लग जाएगी, कुछ भी नहीं है। जो क्वांटिटी में कैपेसिटी का इम्बैलेंस है उसको कमर्शियल कोड कह रहा है गारंटीड और नॉन गारंटीड। गारंटीड का मतलब है कि जनरेटर ने जो कैपेसिटी की क्वांटिटी कमिट कर दी, जनरेटर भी तो लेट से जब कैपेसिटी का निकलना था इम्बैलेंस तो जनरेटर ने कहा मैं 100 मेगावाट का हूं, लेकिन हो सकता है उस पर कोई फोर्स शटडाउन आ गया और उस फोर्स शटडाउन की वजह से वो कैपेसिटी नहीं दे सका। तो उस कैपेसिटी का अगर इम्बैलेंस आएगा तो अगर तो वो कैपेसिटी गारंटीड, जो टर्म यूज हुई है कमर्शियल मोड में, अगर वो गारंटीड थी तो उस कैपेसिटी का इम्बैलेंस जनरेटर लेगा। अगर वो नॉन गारंटीड, जरा सोलर के केस में, सोलर के केस में हमने एक फर्म कैपेसिटी सर्टिफिकेट इशू उसे कर दिया, लेट से वो 100 मेगावाट का था, हमने उसकी 0.22 एफिशिएंसी के लिहाज से उसको 22 मेगावाट का कैपेसिटी कर दी, लेकिन वो सीजन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली रेनी था, उसमें सोलर उतना नहीं प्रोड्यूस कर सका, तो एक्चुअली सोलर वो फर्म कैपेसिटी नहीं दे सका जिसका उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो अगर तो गारंटीड है तो सोलर सारा कैपेसिटी का इंबैलेंस लेगा, अगर नॉन गारंटीड है तो फिर कंज्यूमर जो बीपीसी है वो लेगा। तो नेचुरली अगर मैं सोचूं तो थर्मल प्लांट जो है वो गारंटीड कैपेसिटी के कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जो सोलर टाइप है जिनकी वो नॉन गारंटीड करेगा। तो यानी एक वैसे, अच्छा सर, जिस तरह एनर्जी का इंबैलेंस है ना, उस तरह कैपेसिटी का भी इंबैलेंस आएगा। अब कैपेसिटी के इम्बैलेंस को कौन लेगा, उसमें कमर्शियल कोड में एक वर्ड यूज किया हुआ है, गारंटीड एंड नॉन गारंटीड। तो अगर तो गारंटीड कैपेसिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, दैट मींस के जनरेटर सारा कैपेसिटी का इम्बैलेंस का रिस्क लेगा, क्योंकि जनरेटर ने वो कैपेसिटी गारंटी की हुई थी।
और अगर नॉन गारंटीड था तो उस कैपेसिटी का सारा इम्बैलेंस का रिस्क बल्क पावर कंज्यूमर या सप्लायर लेगा, क्योंकि जनरेटर ने गारंटी नहीं की थी वो कैपेसिटी। हाँ जी, हाँ जी। सर प्राइस के लिए अगर मैं गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि मुझे ये देनी ही देनी है कैपेसिटी। तो मैं उसे अपना देखूंगा कि यार हाँ इस साल मेरा कोई शटडाउन आने का चांस नहीं है, मेरा जनरेटर पूरा चलेगा, मेरी कैपेसिटी पूरी होगी, मैं इससे गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, प्राइस थोड़ी हाई ले लेता हूँ। लेकिन एक सोलर का प्लांट है, सोलर के प्लांट को पता है कि यार इस सीजन हो सकता है मेरी कैपेसिटी, मुझे फर्म कैपेसिटी सर्टिफिकेट तो मिल गया है 22 मेगावाट का, लेकिन हो सकता है मैं 22 मेगावाट दे ना सकूं। लेकिन सोलर के केस में उसको पता है कि मुझे कैपेसिटी के थोड़े भी पैसे मिल जाएं तो चलो मेरा गुजारा चल जाएगा कैपेसिटी की मद में, पहले तो मुझे कुछ नहीं मिलता था बिफोर मार्केट। तो कैपेसिटी जब हमने कहा तो जो बीपीसी है उसको लगता है कि सोलर ने जो नॉन गारंटीड कैपेसिटी दी है वो समहाउ अचीव कर जाएगा, तो वो नॉन गारंटीड कैपेसिटी का कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। तो इट्स अबाउट मार्केट फ्यूचर क्या प्रिडिक्ट कर रही है और उसके अकॉर्डिंगली सारे अपनी पोजीशंस लेंगे, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इसी तरह इम्बैलेंस का भी अगला इम्बैलेंस आ गया आप। जी जी। नहीं, एनर्जी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, कैपेसिटी एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, एनर्जी एक डिफरेंट प्रोडक्ट है। ठीक है, किस चीज का, कैपेसिटी का? सोलर कैपेसिटी का, ठीक है। नहीं, वो 300 के वसूल करेगा, और उसका इम्बैलेंस आ गया तो उसका नुकसान आपको होगा। आपने 300 के पैसे देके 300 का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन नॉन गारंटीड किया था। हाँ, डिटेल बाद में कर लेते हैं। हाँ, अदील, अगली स्लाइड। हाँ, वो EMP2 में कर लेंगे, बस एक नहीं नहीं उसी स्लाइड पे रहे आप, और नेक्स्ट स्लाइड कर दें। ये एक सिंपल सा चार्ट बनाया, ये अवेलेबल भी होगा। हमारे पास बेसिकली चार कॉन्ट्रैक्ट की टाइप है: जनरेशन फॉलोइंग, कैपेसिटी विद एसोसिएट एनर्जी, लोड फॉलोइंग, फाइनेंशियल सप्लाई फिक्स्ड और कस्टमाइज्ड। इसमें जो चाहे चीज बताई, बायर और सेलर कौन होंगे, एंसिलरी सर्विस का चार्ज कौन लेगा, एनर्जी इंबैलेंस का चार्ज कौन लेगा, और गारंटीड है या नॉन गारंटीड है। बस हम यही चीज अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में कमर्शियल कोड में बता रहे हैं। ये टेबल पूरा कॉन्ट्रैक्ट्स के चैप्टर में जो डिटेल है ना, वो इस टेबल पे इस फॉर्म में दे दिया, तो ये आप पढ़ सकते हैं बेसिकली। लेकिन इसका जो है, फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको बता देता हूं, जो लेगेसी जनरेटर्स हैं उनके साथ हमने करना है। हमने उनके साथ करना है जनरेशन फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमने क्या कहा कि एंसिलरी सर्विस की मद में जो पैसे मिलेंगे वो डिस्को को मिलेंगे, डिस्को बायर है। एनर्जी इंबैलेंस की मद में जो पैसे बनेंगे वो डिस्को ही लेगा, क्योंकि डिस्को बायर है। और कॉन्ट्रैक्ट नॉन गारंटीड है। ये इसलिए किया कि जो मार्केट का जितना इंपैक्ट है, क्योंकि ये सारा इंपैक्ट तो मार्केट की वजह से आ रहा है, मार्केट का सारा इंपैक्ट टुवर्ड्स बायर होगा। और वो कॉन्ट्रैक्ट्स क्योंकि प्रोटेक्टेड हैं, कार्व्ड इन स्टोन है, उनको एसपीए उसी तरह पेमेंट करेगा जिस तरह पास्ट में हो रही थी। तो बेसिकली जनरेशन फॉलोइंग है, वो जितना जनरेट करेंगे आपको लेना पड़ेगा, एनर्जी का इंबैलेंस लेंगे, उनको एंसिलरी की सर्विस की वजह से आपको जितने पैसे उनको मिलने थे या उन्होंने देने थे वो सारे आप लोग लेंगे, और कैपेसिटी जितनी वो प्रोवाइड करेंगे उतनी है, उसके ऊपर जो इम्बैलेंस आएगा वो आप लोग लेंगे, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को आप छेड़ नहीं सकते। तो ये जनरेशन फॉलोइंग का ये पर्पज है। दिल वापस, आज भी यही ले रहे हैं। तो नॉन गारंटीड में इसलिए क्योंकि बेसिकली जो कैपेसिटी का इम्बैलेंस आएगा, अब आपने तो कैपेसिटी का इम्बैलेंस उसको चार्ज नहीं करना, उसने तो अपनी कैपेसिटी पेमेंट लेनी लेनी है। तो आप उसको कह तो नहीं सकते कि यार तुम्हारी कैपेसिटी की पेमेंट चेंज हो गई, आज तुम्हारा पीपीए चेंज हो गया, तो उसको कैपेसिटी का इम्बैलेंस नहीं पड़ेगा, उसको उसी कैपेसिटी जो उसके पुराने कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंगली मिलती रहेगी। कोई इम्बैलेंस आया आप लेंगे। सर इसको एक और डिटेल हो जाएगी, लेगेसी पीपीएस में बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि लेगेसी पीपीएस में तो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी तरह चलेगा। फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो फिर आप थर्मल के साथ नॉन गारंटीड नहीं करेंगे, तो फ्यूचर में आप इसको सिक्योर करने के लिए कोई और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सर वो चल रहे हैं, लेकिन हमने जब कमर्शियली एलोकेट कर दिया ना हर डिस्को को, तो अब हमें हर डिस्को कितनी कैपेसिटी इस्तेमाल कर रहा है, उसका एनर्जी कितनी इस्तेमाल हो रही है, उसके इम्बैलेंस कितने आ रहे हैं, कम्युनिकेट करने हैं। फाइनेंशियल इंपैक्ट शायद लेगेसी पीपीएस को कोई नहीं होगा, शायद क्या पक्का कोई नहीं होगा,
लेकिन आप लोगों को पता चल जाएगा एनर्जी इंबैलेंस क्या है आपके। हाँ हाँ, वो तो गारंटीड है, उनको तो हम छेड़ ही नहीं रहे। वापस अदील, वापस चलिएगा। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा फ्लेवर है, बिकॉज इन सारे चैप्टर्स पे हम लोग 6 6 8 8 घंटे लगा सकते हैं, तो ईएमपी मॉड्यूल 2 में इंशाल्लाह उसमें चलेंगे। बट थोड़ा सा जिस्ट देने के लिए, अब हमने चैप्टर कौन सा कवर कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट्स का। अब कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए तो नेक्स्ट चैप्टर है मीटरिंग का। स- सारे सारे इधर आ जाए, मैं यहीं पे बैठा हूँ। जिनके ये इम्बैलेंसेस के और लेगेसी के होंगे क्वेश्चंस, हम बाद में एड्रेस करते रहेंगे। यहाँ पे हम 6 7 8 तक बैठ सकते हैं, तो अभी थोड़ा कवर कर लेते हैं। अच्छा, हमारी सबसे पहले डिफाइन हो गए, उसके बाद मार्केट पार्टिसिपेंट बन गए, कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर हो गए। अब कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर तक हमें पता चल गया कि उनकी थेरेटिकली उन्होंने एनर्जी की क्या क्वांटिटीज और कैपेसिटी की क्वांटिटीज क्या की हैं, लेकिन उनकी एक्चुअल जो एनर्जी की और कैपेसिटी की क्वांटिटीज हैं वो हमें पता चलेंगी मीटरिंग से। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो मीटरिंग पे आ जाता है। अच्छा, मीटरिंग के ना दो पार्ट्स हैं। सम पार्ट ऑफ मीटरिंग इज कवर्ड इन ग्रिड कोड विच इज टेक्निकल पार्ट, एंड कमर्शियल पार्ट ऑफ मीटरिंग इज कवर्ड इन कमर्शियल कोड। तो जब कनेक्शन एग्रीमेंट होगा ना, जो कनेक्शन एग्रीमेंट डिस्कोस की मदद से ही बनाया है, तो आप देखेंगे उस कनेक्शन एग्रीमेंट की कमर्शियल टर्म्स आर लिंक टू कमर्शियल कोड एंड टेक्निकल टर्म्स आर लिंक टू द ग्रिड कोड। तो इसमें हमने बताया है कि मीटरिंग सर्विस प्रोवाइडर का क्या रोल है, उसमें बता दिया है कि लेट से बल्क पावर कंज्यूमर्स जो डिस्कोज में है या कहीं भी हैं, उधर एक ही मीटरिंग सर्विस प्रोवाइडर पूरे पाकिस्तान में होगा, विद द एक्सेप्शन ऑफ केई। तो हम, ऐसा नहीं है कि डिस्को के अंदर एक बीपीसी है तो डिस्को जो है उसका मीटरिंग सर्विस प्रोवाइडर होगा, नहीं। डिस्को का भी जो बीपीसी है उसका मीटरिंग सर्विस प्रोवाइडर जो डिस्को की डोमेन के अंदर लगा है एंड चूज टू बी इन सीटीबीसीएम, उसका एमएसपी एनटीडीसी होगा एज ऑफ नाउ। इसमें यह बताया गया है, इसकी डिटेल्स हैं। उसके बाद बताया गया है कि लेट से अगर आपका मेन मीटर फेल हो जाता है या बैकअप मीटर फेल हो जाता है, या इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग नहीं आती, मैनुअल रीडिंग आती है, या फिर आपको अगर कोई रीडिंग नहीं आती और एक रीडिंग ब्लैंक हो जाती है, किसी तरह भी आपको रीडिंग नहीं रिट्रीव कर पाते, तो उस केसेस में क्या रीडिंग्स ली जाएंगी, क्या डिटेल्स होंगी, किस तरह इम्बैलेंसेस सेटल होंगे उसके बारे में। और फिर इस पे एक सीसीओपी पे भी रेफर किया जाता है, जो मीटरिंग का एक अलहदा ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बना हुआ है। तो बेसिकली ये सारा चैप्टर जो है इसमें मीटरिंग से रिलेटेड आपको बताया गया, विच मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो। इसमें सिर्फ डेफिनेशन ये होगी है कि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी मीटरिंग जो है वो एमएसपी की डोमेन में आ गई है, और वो किस तरह सेटल होगी। आगे चलें, अब वापस यानी। अच्छा, अब लॉजिकली हमें पता चल गया है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर हो गए, मीटरिंग आ गई। अब जो हमने एनर्जी इंबैलेंस पढ़ा है वो सिंपल क्या है कि आपकी जो एक्चुअल एनर्जी है और जो आपकी कॉन्ट्रैक्टेड एनर्जी है, आवर 1 से लेके आवर महीने में 744 लेट से हैं आवर्स, तो इनके जो डिफरेंसेस हैं दैट इज योर इम्बैलेंस बेसिकली। इसके अलावा तो कुछ नहीं है एनर्जी इंबैलेंस, ऐसे ही है ना। तो बेसिकली बीएमई बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट की है एनर्जी और जो एक्चुअली कंज्यूम की है एनर्जी, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो बीएमई हो जाएगा। इसमें 7 स्टेप्स हैं, ये 7 स्टेप्स बाद में बताते हैं, अगली स्लाइड पे आइएगा। इसी को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो फॉर एग्जांपल एक मार्केट पार्टिसिपेंट है, एक बीपीसी है, उसकी एक्चुअल एनर्जी थी A1 और उसकी कॉन्ट्रैक्टेड एनर्जी थी C1। तो जो उसका इम्बैलेंस होगा वो क्या होगा, A-C हमने X1 कह दिया, और उस घंटे में जो मार्जिनल प्राइस थी लेट से वो Y1 थी, तो उसका इम्बैलेंस की जो इस घंटे की पेमेंट बन गई वो बन गई X1 इंटू Y1। लेकिन हो सकता है दूसरे घंटे में उसकी कॉन्ट्रैक्टेड एनर्जी और उसकी जो एक्चुअल एनर्जी है उसका डिफरेंस और हो गया हो, तीसरे में और हो गया हो, चौथे में और हो गया हो। तो इसी तरह 744 घंटे में जितने उसके इम्बैलेंस आए, उन इम्बैलेंस का जो सम है आपका, वो महीने के एंड पे आपकी टोटल इम्बैलेंस कैलकुलेट हो जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि एक पहले घंटे में उसकी एक्चुअल एनर्जी थी 15 मेगावाट और उसकी कॉन्ट्रैक्टेड थी 10, तो इधर उसने 5 प्लस मेगावाट यूटिलाइज कर लिया।
लेकिन अगले घंटे में उसने सिर्फ 4 मेगावाट कंज्यूम किया, कॉन्ट्रैक्टेड एनर्जी उसकी 10 थी लेट से उसी घंटे। तो इधर उसका इम्बैलेंस, यहां पे आपको माइनस टर्म्स ठीक कर लेते हैं, और यहां पे +6। इधर मार्जिनल प्राइस थी लेट से आपकी 10 रुपए, और इधर थी 12 रुपए। तो इधर आपका हो गया -50, ये नजर आ रहा है या पीछे लग, और यहां हो गया लेट से 12 रुपए थी, तो 6 × 12 कितना हो गया, 72। नहीं, उल्टा है, क्योंकि यहां पे एक्चुअल एनर्जी उसने ज्यादा कंज्यूम कर लिया अपनी कॉन्ट्रैक्टेड एनर्जी से, तो उसको पैसे देने हैं। हाँ हाँ, वो आप उल्टा कर लेना। बेसिकली आप जब कमर्शियल कोड पढ़ेंगे तो टर्म दी हुई है, एनर्जी ड्रॉन इनटू द सिस्टम का एक साइन दिया हुआ है, एनर्जी विड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम का एक और साइन दिया हुआ है। जब आप वो साइन लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे बेशक यही लिखा है, लेकिन एक्चुअल एनर्जी माइनस में लिख देंगे, कॉन्ट्रैक्टेड प्लस में लिख देंगे, तो आपका बन जाएगा सही। तो यहां पे उसने एनर्जी देनी है, -50 उसका बिल बना। यहां पे उसने कम कंज्यूम की, उसको 72 रुपीज एनर्जी इम्बैलेंस में मिलने थे। टोटल उसको जो है महीने के एंड पे लेट से 2 ही घंटे थे, तो उसके एनर्जी इम्बैलेंस की मद में उसे पैसे देने नहीं है बल्कि लेने हैं 22 रुपीज। इतना सा बीएमई का कॉन्सेप्ट है। और इसका रिजल्ट ये आता है कि जब महीने के एंड पे सारे इम्बैलेंसेस को आप प्लस माइनस करेंगे और सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के एनर्जी इम्बैलेंसेस जब ऐड करेंगे तो टोटल सम 0 हो जाएगा। तो बेसिकली ये 22 रुपए इसने कहीं से लेने हैं, तो किसी मार्केट पार्टिसिपेंट ने इसकी एनर्जी इस्तेमाल की होगी, उसने 22 रुपए देने होंगे। जी जी। फिर वो बनेगी नहीं एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी किसी ने यूज नहीं करनी, तो वो एनर्जी बनेगी नहीं, वो सिस्टम में आएगी नहीं। उस टाइम में उसका इम्बैलेंस 0 हो जाए। इरफान साहब, जी जी। एक सेकंड सर, सारे सारे सुन ले। इन मोस्ट ऑफ द केसेस यस, लेकिन कोई कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट प्योर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट करके ले आए तो वो फिक्स भी हो सकती है। जी जी। जी जी। आखिरी 1-2 मिनट नहीं, मीटर ने लेनी है हाफ आवरली रीडिंग। उस हाफ आवर पॉइंट पे जो लेट से एनर्जी का बैलेंस था ना, वही रिकॉर्ड होगा। 1-2 मिनट नहीं। एग्जैक्टली exactly, ये आवरली सेटल हो रहा है। दुनिया में 5-5 मिनट में भी चले गए हैं। वो दुनिया में 5 मिनट में इसी में लगे हैं कि ताकि इंटरवल कम हो जाए और एक्यूरेसी ज्यादा आ जाए, बट आर सेटलमेंट है एट 1 आवर। सर प्लीज सर, थोड़ा सा अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो। जी जी। जी जी। तो जिस टाइम मीटर ने रिकॉर्ड किया उस टाइम वाला मार्जिनल प्राइस कैलकुलेट। जो सर लेट से आपने 12 बजे रिकॉर्ड की एनर्जी, फिर आपने 1 बजे रिकॉर्ड की, 1 बजे जो सिचुएशन थी, जो उस पे हो रहा है, एनर्जी तो कैलकुलेट हो रही है। हम अभी 1 घंटे का ले रहे हैं। हम हमारे मीटर केपेबल है कल को आधे घंटे, सर सर, सर हाँ, मैं समझ गया। मीटर आधे घंटे की ले रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम चाहें तो मार्केट को आधे घंटे भी कर दें, बट आर मार्केट राइट नाउ इज एट 1 आवर। 12 बजे एक रीडिंग होगी, उस टाइम जो मार्जिनल प्राइस है वो काउंट होगी, फिर जो 1 बजे मार्जिनल प्राइस है वो काउंट होगी। बीच में चाहे 100 रुपए चली जाए और वापस 10 रुपए पे आ गई है, तो हम उस घंटे के एंड पे जो 10 रुपए मार्जिनल प्राइस है हम वही लेंगे। और जब हम हाफ आवर पे शिफ्ट हो जाएंगे तब हम आ जाएंगे, और दुनिया 5 मिनट में भी शिफ्ट हो गई है, तब 5-5 मिनट की मार्जिनल प्राइस होती है। चाहे सर वो 11 मिनट, 11 आवर्स 59 मिनट 59 सेकंड पे हो गई है, जो मीटर ने उस टाइम उस आवर के एंड पे रिकॉर्ड किया ना मार्जिनल प्राइस, वही होगी।
वैसे इतना ज्यादा होगा नहीं, लेकिन अगर इन केस हो जाए तो ये ऐसे होता नहीं है कि जनरेटर 100 रुपए से एकदम से आ गया, वो मैक्सिमम 10 पैसे का 20 पैसे का फर्क पड़ रहा होगा। ठीक है, फ्यूचर में कम हो जाएगी। अच्छा, अब अदील एक स्लाइड पीछे कीजिएगा। हाँ, कौन सा? जी जी सर, क्वेश्चन, हाँ। जी जी। आवरली प्रोफाइल देगा, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि आप कमर्शियल कोड पढ़ेंगे तो उसमें बीपीसी से डिमांड की गई है आवरली प्रोफाइल, तो वो आवरली प्रोफाइल अपनी दे देगा। अगर वो जनरेशन फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर जनरेटर जितना जनरेट करेगा बीपीसी को लेना पड़ेगा। लोड फॉलोइंग होगा तो वो फिर भी अपनी आवरली प्रोफाइल देगा, ताकि जनरेटर समझ सके कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट करना है नहीं करना। तो कॉन्ट्रैक्ट्स में आवरली प्रोफाइल है। और इवन फोरकास्ट भी, जो हम डिमांड फोरकास्ट देनी है, उसमें भी आवरली प्रोफाइल का जिक्र है फॉर बीपीसी। जी जी। एनर्जी की बेस। एतजाज साहब। दोनों में सेम होंगे। दोनों में सेम होंगे। तो लेट से एक जनरेटर है, वो 100 मेगावाट जनरेट कर रहा है, और उसकी कमर्शियल एलोकेशन में लेस्को का 21% है। तो एज्यूम यही किया जाएगा कि ये 100 मेगावाट में से 21 मेगावाट लेस्को के लिए जनरेट कर रहा है। तो अगर लेस्को 21 की जगह 20 कर रही है तो इम्बैलेंस में लेस्को को 1 रुपया 1 मेगावाट का फिर भी पड़ेगा। सर, आप कमर्शियल फैक्टर एक ही रख सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि आप कहें कि यार मैं 100 मेगावाट आवर एनर्जी यूज करूंगा, लेकिन कैपेसिटी मैं सिर्फ एलोकेशन 10 करा लूं, क्योंकि जो एनर्जी जनरेट करनी है उसके लिए आपको उसके लिहाज से ही कैपेसिटी चाहिए। लेकिन अभी हमें कहीं तो सेट करना था कि कैपेसिटी और एनर्जी कहीं तो सेट करनी है, तो वो पास्ट 3 इयर्स के डाटा पे कर दिया और एक ही नंबर लिया। पुराना पूल फ्रीज किया है। नहीं, हमने सिंगल रख। कमर्शियल कोड निकालिएगा। अगर थोड़ा सा दिखा देता हूँ कमर्शियल एलोकेशन, नीचे आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट से चैप्टर में आ जाएगा। खोल लेते हैं वो कमर्शियल एलोकेशन का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग। लेकिन इसमें सवाल वही जो कल मैंने कहा था, क्यों है ये आपने नहीं पूछना, क्योंकि ये अब लॉक हो चुका है। मैं आपको बता दूंगा है ये अब वो कमेंट्स में आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स में, कॉन्ट्रैक्ट से चैप्टर में कमर्शियल एलोकेशन वाला जो टेबल है ना, वो खोल लीजिए। ठीक है। 182 पे चले जाए। अब ये देखें, ये आपका जो आज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके लिहाज से 21.1% हो गया है। यानी लेट से कोई भी जनरेटर है, उसका 21.1% शेयर लेस्को के पास है। ये एनर्जी के लिए भी और कैपेसिटी के लिए भी ये है। सर, ये डिटेल की बात है। ये सेट हो गया है, मैं आपको बता रहा हूं हो गया। क्यों हुआ है वो जरा मेरे मेरे से ऊपर की बात हो जाती है। कंसल्टेंट्स ने किया है, यहाँ के नेपरा के जो लीडर्स हैं उन्होंने किया है, सीपीपीए के, तो वी कैन नॉट डिस्कस के क्यों हुआ है। इसलिए वापस आ जाए, वरना यही होता रहेगा। अच्छा, अब सिर्फ जो एनर्जी इम्बैलेंस है ना सर। सर, ये कर लेते बाद में फिर डिस्कस कर लेंगे, क्यों का जवाब भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब सवाल ये आना चाहिए कि यार इतना आसान आपने बताया कि कॉन्ट्रैक्टेड एनर्जी एक्चुअल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो इम्बैलेंस है, तो इतना लंबा चैप्टर क्यों लिखा गया और ये 9 स्टेप्स क्यों है? ये 9 स्टेप सिर्फ इसलिए, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो एक्चुअल एनर्जी है ना वो निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि एक्चुअल एनर्जी के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस भी ऐड करने हैं और ट्रांसमिशन के लॉसेस भी ऐड करने हैं। क्योंकि जो जनरेटर जनरेट कर रहा है वो कहेगा कि यार मैंने तो 20 मेगावाट जनरेट किया है, और जो कंज्यूमर है वो कहेगा मुझे तो मेरे घर पे खाली 16 या 17 मेगावाट मिले हैं। तो जो बीच के 3 मेगावाट है वो कहाँ गए? तो
जो एजम्पशन इधर ली गई है वो ये है कि लॉसेस ट्रांसमिशन के और डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों बेयर करेगा बीपीसी। तो बीपीसी की जो मीटर्ड एनर्जी होगी उसमें ग्रॉसअप किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का लॉस, और एक नंबर निकाला जाएगा। और सारा चैप्टर बेसिकली उस पे ही है कि किस तरह आपने इन नंबर्स को ग्रॉसअप करना है, क्या फॉर्मूलाज लगाने हैं। और वो जो बड़े बड़े फॉर्मूला है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के लॉसेस को ग्रॉसअप करने के लिए है। तो ये आप डिटेल पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, एक डिस्ट्रीब्यूशन का है और एक कोफिशिएंट ऑफ अपलिफ्ट है। जी जी। सर वो यूज ऑफ सिस्टम चार्ज दे रहा है ना, तो यूज ऑफ सिस्टम चार्ज तो उसने उसमें दे दिया। कहाँ गया? क्या आप कह सकते हैं? एक जनरेटर है सर, लेट से ये ट्रांसमिशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये बीपीसी लगा हुआ है। अब आप मुझे बताइए, ये एक बीपीसी है, दूसरा बीपीसी उसका किसी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में लगा हुआ है। क्या जनरेटर हर एक का अलग अलग निकालेगा और हर एक को कहेगा कि अच्छा तुम्हें इतना डिस्ट्रीब्यूशन लॉस पड़ा, तुम्हें इतना पड़ा? तो व्हाट इज बेटर कि जो बीपीसी है वो जिस डोमेन में लगा हुआ है अपनी, अगेन फिर ये क्वेश्चन आ जाता है क्यों है, लेकिन चलो इसका आंसर कर लेते हैं। वो अपने डिस्को रिस्पेक्टिव का लॉस देगा और फिर ट्रांसमिशन का ग्रॉस अप करेगा, और जनरेटर ने जो यहां पे एनर्जी जनरेट किया वो उसको दे देगा। फॉर जनरेटर टू कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूशन लॉस ऑफ ईच डिस्को जिसमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं और करना, दैट वुड बी डिफिकल्ट। बट फॉर अ बीपीसी एक आसान है, जिस रिस्पेक्टिव डिस्को में है उसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉस लगाएगा, फिर ट्रांसमिशन का लॉस लगाएगा, फिर वोल्टेज लेवल भी है, कोई 11 केवीए पे लगा होगा, कोई 132 पे लगा होगा, तो बीपीसी जिस रिस्पेक्टिव वोल्टेज पे लगा हुआ है उसका रिस्पेक्टिव लॉस डाल के कर देगा। तो दिस इज एन इजियर फॉर्मूला, दिस इज समथिंग जो कि कैलकुलेट भी हो सकता है, क्वांटिफाई भी हो सकता है, एंड दिस इज लॉजिकल। बिकॉज बीपीसी अगर 10 मेगावाट डिमांड कर रहा है तो वो एक्चुअली 10 नहीं कर रहा, वो कर 12 रहा है जनरेटर से। 12 डिमांड कर रहा है जनरेटर से, क्योंकि बीपीसी को 10 देने के लिए जनरेटर को 12 जनरेट करने पड़ेंगे। तो इट इज लॉजिकल कि जनरेटर को 12 की पेमेंट हो। तो दोनों लिहाज से देखा जाए तो बीपीसी शुड बेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन लॉसेस। सर डिस्को वाइज, वोल्टेज वाइज, डिस्को के 11 केवीए का एक होगा, डिस्को के 132 में एक होगा, वोल्टेज वाइज। जी जी। हाँ जी। सर हम सिंपल नेपरेप ट्यूब लॉस लेंगे, हम नहीं देखेंगे कि आपका बीपीसी किधर लगा है। नेपरा ने जो वोल्टेज लेवल पे आपको जो लॉस अप्रूव किया वो लग जाएगा, क्योंकि आपका सिस्टम रिंग फेंस्ड नहीं है। ट्रांसमिशन के केस में रिंग फेंस्ड है। ट्रांसमिशन के एग्जैक्टली ट्रांसमिशन का हो जाएगा। जो सर आपको जो नेपरा ने लॉस अप्रूव किया ना 132 पे, वो एड अप करेंगे बस उसमें। वो जाहिर है वो नहीं, आप भुगतना ये सर, ये मैं उधर बोल नहीं सका। आपका नो लॉस कस्टमर निकल रहा है, जिसने जीरो लॉस करना है, लेकिन वो निकलने के बाद आपको ता क़यामत आपके जितने लॉसेज हैं आपको देता रहेगा। असल में उसका लॉस शायद सिफर हो रहा हो, लेकिन आपको पूरा लॉस दे रहा है, तो आपका एक्चुअली एडवांटेज है। आपका तो लॉस नहीं है, आपको तो फायदा है कि आपका जीरो लॉस कस्टमर निकल रहा है और आपको पैसे सारे देके जा रहा है लॉस के। इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है? वो मैं उस टाइम बोला इसलिए नहीं, मैंने कहा चलो। तो आपका तो फायदा ही फायदा है बाय द वे। आगे अदील सर, आगे आगे चलते हैं ये, क्योंकि सर सर एक सेकंड, एक सेकंड सर। प्रोसेस की डिस्कशन डिटेल में कार्य करेंगे या कितना सर खामोशी प्लीज।
कर लेंगे, कुछ सवालों के जवाब दे लेंगे, कुछ के देंगे। अच्छा सर सर सर, अच्छा अब एंसिलरी सर्विस जो है, अगला आ गया वंस आपके पास बैलेंसिंग आ गई, एनर्जी इंबैलेंस कैलकुलेट हो गया, आप उसको मंथली इनवॉइस नहीं भेज सकते, क्योंकि मंथली इनवॉइस में आपने कुछ एंसिलरी सर्विस की भी चीजें डालनी है, क्योंकि ऑफ कोर्स एंसिलरी सर्विसेज भी प्रोवाइड की होंगी कुछ जनरेटर्स ने। एंसिलरी सर्विस को कमर्शियल कोड ने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक एंसिलरी सर्विस चार्ज इटसेल्फ, दूसरा मस्ट रन स्लैश मस्ट स्टॉप, और तीसरा ब्लैक स्टार्ट। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूं मस्ट रन मस्ट स्टॉप का, शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाए, लेकिन चलो कंफ्यूजन के बाद व्हेन यू विल स्टडी तो शायद अंडरस्टैंडिंग हो जाए, रिकॉर्डिंग भी होगी। हमने कहा है कि एक जनरेटर है मस्ट रन, लेकिन मस्ट रन में कौन सा जनरेटर आएगा, कोई बता सकता है क्या? हाँ, आप विंड सोलर जिस तरह आपने कहा, विंड सोलर टेक्निकली मस्ट रन नहीं है। मस्ट रन तो इकोनॉमिकली, विंड विंड और वो जो है इकोनॉमिकली आपको चलेंगे ही चलेंगे, वो मस्ट रन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। इकोनॉमिकली जो चल रहे हैं वो मस्ट रन में नहीं आएंगे। किसका? मस्ट मस्ट परचेज, अच्छा ठीक है, जो चलेंगे ही चलेंगे मस्ट परचेज। खैर एनी हाउ, मस्ट रन का केस मैं छोटा सा समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल, ये एक जोन है, इसके अंदर ट्रांसमिशन लाइन लगी है, जिसकी कैपेबिलिटी है कि ये एनर्जी 100 मेगावाट आ दे सकता है। अब आपको एज SOLR या एज सिस्टम ऑपरेटर यू आर ऑब्लाइज्ड कि आपने पाकिस्तान में हर जगह बिजली पहुंचानी है। इस जोन का अंदर का लोड हो गया है 200 मेगावाट। अब ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, इसकी कैपेसिटी तो 100 मेगावाट की है। यहां पे एक अंदर जनरेटर लगा हुआ है जिसकी कैपेबिलिटी है 150 मेगावाट की। अब इसकी कॉस्ट है लेट से 24 रुपए, लेकिन इस टाइम मेरी मार्जिनल प्राइस तकरीबन 18 रुपए पे है। अब इस जोन का जैसे ही लोड हुआ 200 मेगावाट, मेरी इस लाइन की कैपेबिलिटी है 100 मेगावाट, तो मैं मजीद दे नहीं सकता इधर से। ऑल दो मेरी मार्जिनल प्राइस थी 18 रुपए, मुझे जो बाहर 18 रुपए वाला जनरेटर था वो चलाना चाहिए था, लेकिन मेरी ट्रांसमिशन के कंस्ट्रेंट की वजह से मैं बाहर वाला जनरेटर नहीं चला सका, तो अंदर वाला 24 रुपए का है, लेकिन मुझे चलाना पड़ गया। इसको मैं क्या कहूंगा? मस्ट रन। मस्ट रन, दिस इज मस्ट रन टू सप्लाई एनर्जी टू दिस जोन। तो ये कमेंट कमर्शियल कोड नहीं, ये मार्जिनल प्राइस ही सेट करेगा। मस्ट रन डिक्लेयर ही इसीलिए कर रहे हैं कि बेसिकली पूरे सिस्टम की मार्जिनल प्राइस तो 18 रुपए है, लेकिन आपने इसको चला दिया मस्ट रन के लिए, क्योंकि आपको यहां पे बिजली सप्लाई करनी थी। तो हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस के लिए एग्जैक्टली exactly. हाँ जी हाँ जी, आ जाएगी, ये डाटा सारा लॉग होगा। तो एसओ जो है वो आपको मार्जिनल प्राइस भी बताएगा और साथ आइडेंटिफाई कर देगा ऐसे जनरेटर जो मस्ट रन थे। तो वो करेगा इसीलिए कि दैट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल प्राइस। वो मार्जिनल प्राइस सेट नहीं करेंगे मस्ट रन वाले, लेकिन हम कंपनसेट जरूर करेंगे मस्ट रन वालों को। क्यों कंपनसेट करेंगे? क्योंकि हमने तो कहा यह है कि आपका जो मार्जिनल प्राइस है 18 रुपए, मार्केट से ये 24 रुपए वाला जनरेटर चला, उसको मार्जिनल प्राइस, क्योंकि मर्चेंट आपको पता है, या मर्चेंट या नो मर्चेंट, वेरिएबल कॉस्ट ही उसको मिलेगी मार्केट से। ऐसे ही है, फॉर एग्जाम्पल उसकी वेरिएबल कॉस्ट 18 रुपए थी, तो डिस्पैच होता तो उसको मार्केट से 18 रुपए मिल जाते। अब वो कहेगा कि मार्जिनल प्राइस 18 रुपए है, मैं 24 पे चलाऊं, तो मुझे कितने नफलों का फायदा है चलने का, तुम्हारा कंस्ट्रेंट दूर करने के लिए। मार्केट से तो मुझे मार्जिनल प्राइस ही मिलेगी, 18 रुपए मिलेगी, तो मैं क्यों चलूं? तो हम एंसिलरी सर्विस की मद में उसे कहेंगे ठीक है, आपको मार्केट से 18 रुपए ही मिलेंगे, हम आपको ओवर एंड अबव जो आपकी कॉस्ट आई है 24 माइनस 18, वो 6 रुपए हम आपको दे देंगे, और 6 रुपए हम सोशलाइज कर देंगे इस जोन के जितने कस्टमर्स थे।
ये जोनल आप समझ लें। पाकिस्तान में इस टाइम दो जोन्स हमने डिसाइड की हैं, एक है के इलेक्ट्रिक और एक है रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। पूरा पाकिस्तान इज वन जोन। तो एंसिलरी सर्विस के इलेक्ट्रिक की अलावा कहीं भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ी फॉर मस्ट रन, तो उसकी प्राइस पूरे पाकिस्तान पे सोशलाइज होगी एक्सेप्ट फॉर के इलेक्ट्रिक। और अगर के इलेक्ट्रिक में होती है तो फिर के इलेक्ट्रिक में होगी, पूरे पाकिस्तान पे नहीं होगी, क्योंकि के इलेक्ट्रिक के साथ हमारी एक जोन बन जाती है, टाई लाइन है, तो वहां पे काफी ज्यादा मार्जिनल प्राइस के डिफरेंस आएंगे। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट रखा गया। जी जी। नहीं, मर्चेंट ना भी हो, कॉन्ट्रैक्ट पे भी हो। क्योंकि हम उसको होगा प्रॉफिट ना, मैं आपको बताता हूँ किस तरह। आप कोई मर्चेंट की बात कर ले पहले या कॉन्ट्रैक्ट की बात कर ले। मर्चेंट की कर ले तो मर्चेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि मर्चेंट प्लांट को वो पैसे मिल जाएंगे फ्रॉम एनी बीपीसी थ्रू मार्केट ऑपरेटर, जो पैसे उसको वेरिएबल कॉस्ट पे मिले थे। ठीक है, तो लेट से उसकी वेरिएबल कॉस्ट थी, अगर कोई नॉर्मल मर्चेंट होता 18 रुपए उसकी वेरिएबल कॉस्ट थी, तो एसओ देखता कि यार अच्छा 18 रुपए पे ये आ गया, 18 रुपए पे इस टाइम इकोनॉमिकली इसको चलाना बेहतर है, एसओ इसको चला देता और एसओ इसको 18 रुपए दे देता, इसको इसकी वेरिएबल कॉस्ट मिल जाती। अब हुआ क्या कि ये एसओ ने चलाया 24 रुपए इसकी कॉस्ट थी, एसओ ने फिर भी चला दिया। मार्केट इसे क्या देगी, एमओ इसको क्या देगा, मैं तो इसको 18 ही दूंगा। तो अब बाकी पैसे इसको कहां मिलेंगे, एनसिलरी से मिल जाएंगे प्लस 6 रुपए। और जिस जोन के लिए इसने चलाया वो हो गया। अच्छा, वो अगला मैं बताता हूं, मस्ट स्टॉप का एक और कॉन्सेप्ट है। ये इस तरह जो है एंसिलरी सर्विस की मद में मिल जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो लेट से जनरेशन फॉलोइंग है, जनरेशन फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट फिर डिटेल हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा बता दो। तो जनरेशन फॉलोइंग में ये है कि जितना मैं जनरेट करूंगा आपने लेना है। तो मेरा जो बीपीसी होगा, उसने लेट से उसने भी तो मार्जिनल प्राइसेस और इसकी वेरिएबल कॉस्ट देखी होगी। उसने कहा होगा कि यार मैं तुम्हें तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट प्लस 19 रुपए दूंगा। तो ये क्या कह गया, ये चला 19 पे चला और इसने 19 ले लिया। इसकी वेरिएबल कॉस्ट 18 थी, इसने 18 चल के अपनी कॉस्ट बर्न की और 1 रुपया प्रॉफिट करवा लिया फ्रॉम बीपीसी। अब ये अगर 24 रुपए पे था और इसने अपने बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था 24 रुपए का, अभी इसकी बारी नहीं आई थी चलने की, 18 रुपए वाला चल रहा था, इसको 24 पे चला दिया और इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ था जनाब 19 रुपए के लिहाज से। तो ये कहेगा कि भाई मुझे तो 1 रुपया प्रॉफिट कमाना था, तुमने मुझे पहले क्यों चला दिया, अब मार्केट से मुझे 18 मिलेंगे और मेरा कॉन्ट्रैक्ट 19 का हुआ हुआ था, तो मुझे जो ऊपर के 5 रुपए हैं वो कौन देगा। तो उसको एंसिलरी सर्विस की मद में देने पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट और नो कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, फिर एक और कॉन्सेप्ट है मस्ट स्टॉप का, इसका उल्टा। इसके उल्टे में हम पैसे नहीं दे रहे। मस्ट स्टॉप का क्या कॉन्सेप्ट है कि ये एक जोन है, ये एक जोन है, इसकी एक्सपोर्ट की क्वांटिटी है 100 मेगावाट। अच्छा, यहां पे दो जनरेटर लगे हुए हैं, एक 100 मेगा, एक 50 मेगावाट का, एक और 50 मेगावाट का। 100 मेगावाट हो गया। इन्होंने यहाँ पे 100 मेगावाट लगा हुआ, एक तीसरा जनरेटर आए और तीसरा जनरेटर एज अ मर्चेंट आ जाए और कहे मैं यहाँ पे जनरेटर लगाता हूँ, क्या लेट से किसी ने कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, वो कहे यहाँ पे जनरेटर लगाता हूँ और मैं 50 मेगावाट और लगा देता हूँ। इसका मतलब है कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन की कैपेबिलिटी थी 100 मेगावाट, उसने जानते हुए कि उसके यहाँ पे पहले ही 100 मेगावाट लगा हुआ है, उसने एक और जनरेटर लगा दिया और 150 मेगावाट हो गया। दिस मीन्स कि अब इन तीनों में से तीनों इकट्ठे फुल लोड पे नहीं चल सकते, कोई एक बंद होगा, तो एक को मस्ट स्टॉप करना पड़ेगा। तो हमने कहा है कि इस तरह की हरकत मार्केट में ना हो, इसलिए मस्ट स्टॉप की कोई कंपनसेशन नहीं है। मस्ट रन के केस में तो आपको कंपनसेशन देंगे, क्योंकि उस केस में आप कंजेशन जोन के दूसरी तरफ थे। अब आपको जानबूझ के जब पता है कि कंजेशन जोन है यहाँ पे, फिर भी आप यहाँ जनरेटर लगाएं, तो वो आप बेसिकली प्लानिंग अच्छी नहीं कर रहे और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो मस्ट स्टॉप के केस में आपको कोई कंपनसेशन नहीं देंगे। लोअर प्राइस पे आ जाएगा
तो फिर जो यहां पे सबसे महंगा प्लांट है वो स्टॉप हो जाएगा, वो मस्ट स्टॉप हो जाएगा। इस पे चेक्स एंड बैलेंसेस हमने रखे हुए हैं, यानी और हैं, उसको जाहिर है एमपीए भी करना पड़ेगा, उसको जनरेशन के लिए कॉन्करेंस भी लेनी पड़ेगी। टेक्निकली अलाउ नहीं होगा, लेकिन अगर हो गया तो ये इसकी कोई कंपनसेशन नहीं होगी। हाँ, कोई भी लगा सकता है। लेकिन जी, ये टेक्निकली हमने गेमिंग के लिए या कलूजन से बचने के लिए ये क्लॉज रखा है। सर ट्रांसमिशन की लाइन की अपग्रेडेशन का, हाँ, वापस आ गई। अच्छा, अब हमें एंसिलरी सर्विस में एक आखिरी छोटा सा पॉइंट है, वो है ऑपरेटर फी। वो, हाँ, वो एक्सप्लेन एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें पता चल गया, बीएमई हमारा रन हो गया, हमें बीएमई की कॉस्ट पता चल गई, महीने की एंसिलरी सर्विस की कॉस्ट पता चल गई, और ऑपरेटर की फी पता है। तो हम अपनी मंथली सेटलमेंट स्टेटमेंट निकाल देंगे। मंथली सेटलमेंट स्टेटमेंट में आपके इम्बैलेंस की वजह से, आपके एंसिलरी सर्विस की वजह से, और आपके ऑपरेटर की फी की वजह से जो चार्जेस आए हैं वो मिल जाएंगे। इसमें मेन कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हो रही। मेन कॉन्ट्रैक्ट तो आपने सेटल करना है बायलैटरली जिसके साथ किया हुआ है। ये सिर्फ इम्बैलेंस की हद तक आपको मंथली सेटलमेंट स्टेटमेंट मिली है। फिर उसमें आगे बहुत ही ज्यादा आप समझे कि प्रोसीजरल चीजें हैं जो आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, लेकिन उसमें स्टेप्स लिखे हुए हैं कि पहले हम प्रिलिमिनरी सेटलमेंट स्टेटमेंट इशू करेंगे, फिर हम फाइनल सेटलमेंट स्टेटमेंट इशू करेंगे, और प्रिलिमिनरी और फाइनल में लेट से कोई एरर हो गए हैं तो इन सम केसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे, और उसके बाद पेमेंट्स हो जाएंगी, डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सारा चैप्टर प्रोसीजरल है, इस पे आपको कोई ज्यादा डिटेल्स नहीं है जो मैं बता सकूं। आगे चले सर। ये दोबारा स्लाइड नहीं आनी चाहिए। ये चैप्टर के लिए थैंक्स था। अभी 6 बजे तक बैठे। अच्छा अच्छा, कैपेसिटी ऑब्लिगेशन कर ले। कैपेसिटी ऑब्लिगेशन भाई, ये दो करके मेरे ख्याल से 8 और 10। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो। सर ये दो 15 मिनट में हो जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे मुझे खुद नहीं अच्छा लगता कि पार्टिसिपेंट जरा डिसइंटरेस्टेड बैठे हो। हम चाहते हैं कि आप समझे, 2 चैप्टर पढ़ा के हम जाते हैं। चलें जी। अच्छा, आप सबसे पहले फर्म कैपेसिटी पे क्लिक कर दें अदील। अच्छा, फर्म कैपेसिटी में एक सिंपल, मैं आप लोगों से, कोई भी पार्टिसिपेंट के लेट से एक जनरेटर है, वो 100 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लेके आ गया है, तो उसकी फर्म कैपेसिटी जो कि साल में हमें पता है वो देगा ही देगा, क्या वो 100 मेगावाट देगा? नहीं देगा। बेसिकली डिपेंडेबल कैपेसिटी उसकी कोई परसेंटेज होगी। फॉर एग्जांपल थर्मल के केस में उसने साल में मेंटेनेंस पे भी जाना है, उसने कई दफा फोर्स्ड आउटलेट पे भी जाना है, तो हम कहेंगे कि ये है 100 मेगावाट का, लेकिन ऑन एवरेज हमें एक एक बेंचमार्क कैपेसिटी कोई हम डिसाइड कर लेंगे इन केस ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। तो हमने फर्म कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट रखा है ये, कि जब डिस्कोज या कोई कंपेटिटिव सप्लायर या बीपीसी कहेगा कि मैं अपनी कैपेसिटी ऑब्लिगेशन, जो अगला चैप्टर है, मैं पूरी कर रहा हूं, यानी जितनी कैपेसिटी मुझे चाहिए मैं वो पूरी कर रहा हूं, तो वो किस बेस पे कहेगा? वो इस बेस पे कहेगा कि हमने एक फर्म कैपेसिटी सर्टिफिकेट इशू किया होगा डिफरेंट जनरेटर्स को। फॉर एग्जांपल हो सकता है थर्मल के 100 मेगावाट को हमने 80 मेगावाट के फर्म कैपेसिटी सर्टिफिकेट दिए हो। तो वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कभी नहीं कहेगा, वो जो फर्म कैपेसिटी सर्टिफिकेट मार्केट ऑपरेटर ने इशू किया है ना, वो फर्म कैपेसिटी सर्टिफिकेट लाके देगा एज पर देयर कैपेसिटी ऑब्लिगेशन। सो फॉर एग्जांपल एक बीपीसी की रिक्वायरमेंट है 80 मेगावाट, तो हमें वो 80 मेगावाट इक्वलेंट फर्म कैपेसिटी सर्टिफिकेट लाके देगा। फर्म कैपेसिटी सर्टिफिकेट मार्केट ऑपरेटर किस तरह देगा कि हम लोग हर जनरेटर को डिनोमिनेटर ऑफ 100 किलोवाट के लिहाज से एक फर्म कैपेसिटी सर्टिफिकेट इशू करेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक 100 मेगावाट का प्लांट है, उसकी फर्म कैपेसिटी हमने डिटरमिन किया है कि 80 मेगावाट निकलती है, तो हम उसको डिवाइडेड बाय करेंगे 100 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय
1000, इसको हम 800 फर्म कैपेसिटी सर्टिफिकेट दे देंगे कि वो मार्केट में बेचे। ये इस तरह का नंबर रखने की जरूरत इसलिए थी कि वो लेट से मार्केट में जब फर्म कैपेसिटी सर्टिफिकेट दे रहा है तो उसको हो सकता है कि 10 मेगावाट वो एक को दे, 15 एक को दे, 20 को एक को दे, तो उसके पास सर्टिफिकेट होंगे टोटल 800, 100 किलोवाट के 800 सर्टिफिकेट, उसकी टोटल 80 मेगावाट की फर्म कैपेसिटी बना देंगे। वो जनरेटर मार्केट में बेच सकता है कैपेसिटी इन फर्म कैपेसिटी सर्टिफिकेट्स के अगेंस्ट टू द मार्केट पार्टिसिपेंट्स जिनको चाहिए। तो लेट्स से एक डिस्को है, उसको 80 मेगावाट के फर्म कैपेसिटी सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो हो सकता है कि एक थर्मल प्लांट से 400 फर्म कैपेसिटी सर्टिफिकेट ले ले विच इज 40 मेगावाट, बाकी किसी सोलर से ले ले, बाकी किसी हाइड्रो से ले ले, इस तरह ला के हमें पूरे फर्म कैपेसिटी सर्टिफिकेट दे दे। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि किसी जनरेटर के फर्म कैपेसिटी सर्टिफिकेट डिटरमिन किस तरह होंगे, तो उसका कमर्शियल कोड में फॉर्मूला रखा है। दो किस्म के जनरेटर्स हैं आपके मार्केट में, एक जो पहले से कमीशनड है और एक जिन्होंने सीएमओडी के बाद कमीशन होना है। तो जो पहले से कमीशनड है ना, उसमें भी हमने दो कैटेगरीज बना दी हैं, एक डिस्पैचेबल, एक नॉन डिस्पैचेबल। डिस्पैचेबल का हमने कहा है कि जो लास्ट 3 इयर्स का एवरेज अवेलेबिलिटी, एवरेज अवेलेबिलिटी ये हो गई, प्लस नॉन डिस्पैचेबल की हमने रख दी लास्ट 3 इयर्स की एवरेज डिस्पैच, प्लस अगर सिस्टम ऑपरेटर ने उसे कहा था किसी घंटों में अपनी बंद करने के लिए लोड को, वो लेट से 50 मेगावाट जनरेट कर सकता था, एक सोलर था, लेकिन सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए उसने कहा था कि अभी बंद रखो, तो वो जो एनर्जी है वो ऐड करके हमने एवरेज डिस्पैच निकाल ली। तो इसकी जितनी एवरेज अवेलेबिलिटी निकली डिस्पैच की, उसके अगेंस्ट हम फर्म कैपेसिटी सर्टिफिकेट दे देंगे, और नॉन डिस्पैचेबल के केस में हम कहेंगे कि आपने जितना एवरेज डिस्पैच किया इन लास्ट 3 इयर्स, उसके अगेंस्ट हम आपको फर्म कैपेसिटी सर्टिफिकेट दे देंगे। सर डिस्पैचेबल प्लांट है, डिस्पैचेबल प्लांट पे लास्ट 3 इयर्स में ऑन एवरेज वो जितना अवेलेबल रहा, और नॉन डिस्पैचेबल के केस में जितना वो लास्ट 3 इयर्स में एवरेज डिस्पैच हुआ, प्लस एसओ को, अगर एसओ ने एक सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए अगर उसको बंद किया था किसी टाइम, तो वो भी ऐड कंस्ट्रेंट की वजह से, तो वो हम ऐड कर देंगे। जी जी। अच्छा, न्यू का अगर अदील आप खोल सके कमर्शियल कोड, तो न्यू का आपको दिखा देते हैं। न्यू के केस में हमने कुछ फिगर सेट कर दिए, फर्म कैपेसिटी सर्टिफिकेट में चले जाएगा। अगर कमर्शियल कोड आप लोगों के पास हो तो साथ साथ आप अपने में भी 8 चैप्टर में कोई पेज नंबर बता सकता है इसको? 94। थोड़ा सा मैं चाह रहा था कमर्शियल कोड देख लें। ये आपको फर्म कैपेसिटी सर्टिफिकेट में नंबर दिए हुए हैं। कोई थर्मल नया आता है तो 0.92% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मिल जाएगा। कोई विंड नया आता है तो उसको 0.3, और जो सोलर नया आता है उसको 0.2। तो नए प्लांट्स के लिए जिनकी एवरेज अवेलेबल नहीं है, उनके लिए हम ये करेंगे। ये अप्रूव्ड नेपरा डिटर्मिनेशन में जो आया है वो आपको दिखा रहे। तो अप्रूव्ड जो है ना, दैट इज फाइनल। आपकी बुक्स में हो सकता है कि नेपरा ने जाहिर है अपने कुछ उन्होंने लॉजिक्स लगा के कुछ चेंज किया हो या कुछ जो भी, बट एनी हाउ कॉन्सेप्ट यही है। नंबर्स को आप छोड़ दे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये फर्म कैपेसिटी सर्टिफिकेट का सिंपल सा एक आप समझे फिनोमिना है। इतना था, इतने मिनट जितने इस पे लगे हैं इतने ही कैपेसिटी ऑब्लिगेशन पे लगेंगे, वो कर लेते हैं एक दफा। कर दें क्लिक। अच्छा जी, अब हमें पता चल गया
आबिद साहब, इसमें कैपेसिटी ऑब्लिगेशन में रिक्वेस्ट करूंगा, बाद में आप भी अगर आगे थोड़ा मजीद एम्फोसाइज कर दें तो बेहतर है। बस और 10 मिनट। अच्छा, मुझे 10 मिनट चाहिए। मुझे भी 10 मिनट चाहिए। हाँ, मैं 10 मिनट में मुकाता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक ठीक है। पावर प्रोक्योरमेंट एजेंसी एग्रीमेंट मैंने साइन किया और उससे पहले भी किया। मेरे कितनी चाहिए ये मैंने बताने की जरूरत है इसको बस। फिर उसके अपने ये सारी स्टडी बताने के बाद 2026 तक 2030 तक पूरी है। बट लोग अभी भी शायद उसको नहीं समझ रहे कि यार ये नहीं है। और अभी मुझे ब्रेक में भी कोई लोग कह रहे थे कि पता नहीं कोई किधर से कोई बंदे बड़े बड़े आए हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये बंदा देख के करना ना, ध्यान ना करना। वो अभी भी आपको डराने में ही लगे हुए हैं, राइट? ये चीजें नहीं करना क्योंकि वेस्टर्न इंटरेस्ट ग्रुप है ना सारे, यहाँ पे हम लोग कंजर्वेटिव है। तो दूसरी साइड पे जो जनरेशन वाली साइड में ना वो बड़े ऑप्टिमिस्ट है। वो हर चीज हमारे के अंदर प्रोवाइडेड जिसको स्टोर है, ये उसका बड़ा बातें बड़ी क्लैरिटी के साथ है। आप हमने तो सबने मिलके आज उम्र से भी ये ब्रेक से पहले कहा था कि ये हम सब अगर अपने ईमान की और अपने पूरी हरारत के साथ अगर हम जितना कौम के तौर पे जिंदा की तरह रहेंगे तो फिर ये खुद ही बैलेंस हो जाता है। मतलब हमें किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने की इतनी जरूरत नहीं है। जहाँ पे प्रोसेस में कोई बंदा अप्रूवल ले रहा है और मैं बड़ा जानता हूँ वहाँ पहुंच गया हूँ राइट है, और मैंने अपना राइट पर अपनी ओब्लिगेशन को समझते हुए वहाँ पार्टिसिपेट कर दिया, तो समझ लेंगे आपने वो सारी चीजें जिक्र किया। बट अगर मैं अपना राइट और ओब्लिगेशन की वहां पे नहीं पहुंचा तो फिर किसी के पास अपॉर्चुनिटी मिल गई है उसको वो डिसीजन करवाने की, राइट? आज के दिन में कानून के अंदर लोगों के अंदर फैसले करने के लिए अपने अपने पब्लिक पार्टिसिपेशन करें। उसके बाद जो भी फैसला होगा वो मैं नहीं समझता कि वो बिन में नहीं हो। तो इसलिए मैं इस कैपेसिटी ये मुझे सारे ये कहते हैं कि आप साहब को कोई बात कर लो ना, तो आखिर पे वो 4 साल की डिस्कशन के अंदर मैंने कहा ये कैपेसिटी ओब्लिगेशन को डिटरमिन कराने का नेपरा किया था। अगर हम सब विजिलेंट हो जाते हैं तो मार्केट में आपको टेल यू कि पूरी की पूरी डिसिप्लिन। बाकी तो बड़ा अभी इसने एनर्जी इम्बैलेंसेस बताया वो एक सेकंड में कर दिया, क्योंकि आप सबको उसके अंदर कोई इंसिलरी सर्विसेज आज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले भी आज हम बंडल करके एक जगह पे कर रहे हैं। अब हम उसको टोटे टोटे करके कर रहे हैं ना, वो हर टोटे के ऊपर ही नजर। अभी अगर एकदम जमा हो गई एनर्जी, तो मुझे पता ही नहीं है कि मुझे सर्विस सर्विसेज पे बस स्टॉप में मैं था उसकी कॉस्ट बढ़ी है या बस ड्रम की कॉस्ट बढ़ी है या वोल्टेज स्टेबिलिटी की कॉस्ट बढ़ी है। बट आज भी मैं डिस्को के तौर पे पे कर रहा हूँ। आज आप विजिलेंट हो गए कि आपको इंसिलरी सर्विसेज कंपोनेंट की समझ आ गई। तो कल क्या था, मतलब मुझे फाइनेंस वाले कोई बंदा बता दे इंसिलरी सर्विसेज से पेमेंट कर, मुझे वो एलपीसीसी बता देता है, मैं उसको डिस्को को चार्ज करता हूँ। तो आज डिस्को तो बोल ही नहीं, 20 साल 25 साल से तो बोल ही नहीं। तो आज ये पढ़ा रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये क्यों है वो क्यों है, तो यही ब्यूटी है ना इसकी। तो कल को हम जब क्वेश्चन करेंगे
एनपीसीसी को भी करेंगे, आप प्रोसेस में जाएंगे। तो इतने प्लांट क्यों रखे हैं कि बस स्टैंड में? तो अभी किसी भाई ने कहा था कि यार वो ट्रांसमिशन का स्टेट क्यों नहीं दूर करते? भाई साहब फिर हम एनटीडीसी को या डिस्को को पता लगेगा कि यार तुम मस्त रन के चक्कर में हमें 40 रुपए का यूनिट बुला रहे हो, इसकी कॉस्ट कितनी है? चलेगा इसकी 10 अरब। अच्छा ये अगर तुम इधर ट्रांसमिशन लाइन डाल दो इसके लिए, तो इसकी कॉस्ट कितनी है? 2 अरब। यार कहा का वास्ता है, 2 अरब तू साढ़े को लैके लगा दे लाइन, 8 अरब बचा। राइट, आज वो करे जा रहा है, मैं 10 अरब दिए जा रहा हूँ। तो मुझे पता ही नहीं कैपेसिटी एप्लीकेशन जो कायदा बताएंगे, मैं पहले ही टाइम ले लिया, बाद में तुम्हारे। जी सर, थैंक यू सर। अच्छा सर, मैं जरा थोड़ा जल्दी आप लोगों को कैपेसिटी ऑब्लिगेशन का बता देता हूँ। चैप्टर में सिंपल जो है कैपेसिटी ऑब्लिगेशन के पहला जो ये चैप्टर बात करता है ना, वो डिमांड फोरकास्ट की बात करता है। हम सिर्फ एसओएलआर की बात करते हैं, इस बाकी और लोगों की नहीं करते, और भी मार्केट पार्टिसिपेंट के बारे में जिक्र करता है। बट एसओएलआर के लिए वो कहता है कि मुझे आपने सबसे पहले अप्रूव्ड डिमांड फोरकास्ट देनी है ऑफ डिस्को। अप्रूव्ड कहां से? नेपरा से अप्रूव करानी है पहले। आप जो डिमांड फोरकास्ट बनाएंगे वो आपने नेपरा से अप्रूव करानी है, करंट ईयर की और अगले 5 साल की। और फिर आपने मार्केट ऑपरेटर को जमा करानी है। मार्केट ऑपरेटर वो ले लेगा। उसके बाद वो कहेगा, सबसे पहले आप प्रोसेस में लिख देता हूं, सबसे पहले डिमांड फोरकास्ट नेपरा से अप्रूव होगी। नेपरा से अप्रूव होने के बाद मार्केट ऑपरेटर के पास आएगी। अच्छा, मार्केट ऑपरेटर कहेगा कि आपने सिर्फ मुझे डिमांड फोरकास्ट नहीं देनी, आपने एक और चीज भी देनी है। आपने मुझे क्या चीज देनी है? आपने मुझे साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स जो किए हुए हैं पावर जनरेशन के साथ, वो भी देने हैं। अगले 5 साल के जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी भी डिटेल्स मुझे दे दें। जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो अगले 5 साल में अगर कोई आ रहे हैं, उसकी कमिटेड हो या लेट से आपके प्रोसेस में है, आपको कोई उसका एविडेंस है कि वो उसकी सीएमओडी लेट से अगले 5 सालों में आ रही है, वो प्रोजेक्ट्स आपने मुझे बता देने हैं। मार्केट ऑपरेटर क्या करेगा? मार्केट ऑपरेटर आपसे डिमांड फोरकास्ट लेगा, कॉन्ट्रैक्ट्स लेगा। डिमांड फोरकास्ट में वो आपके एनर्जी नंबर्स देखेगा और आपकी सिस्टम पीक आवर में जो हाईएस्ट एनर्जी का नंबर है उसको देखते हुए एक नंबर निकाल लेता है। लेट से लेस्को डिमांड फोरकास्ट देता है और लेस्को की पीक जो सिस्टम पीक आवर्स में जो पीक बनती है वो बनती है 7000 मेगावाट। लेस्को की पीक है, वो इस 7000 मेगावाट में एक रिजर्व मार्जिन ऐड करेगा। वो मेरे ख्याल से गालिबन 7% है, वो कमर्शियल कोड में आप देख लीजिएगा, रिजर्व मार्जिन लिखा होगा। वो रिजर्व मार्जिन ऐड करके वो कहेगा कि जी आपकी जो कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है ना फॉर द करंट ईयर, वो बनती है 7000 प्लस रिजर्व मार्जिन ऐड करके लेट से 7600 मेगावाट। वो कहेगा 7600 मेगावाट आपकी बनती है 2023 में, इसी तरह 8000 बनती है आपकी 2024 में, करते करते आपकी 2027 में 5 साल बाद आपकी बन जाती है 10,500 मेगावाट। वो कहेगा कि अब आप मुझे, मैं पूरा करके सर आपसे क्वेश्चन लेता हूं, आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखाएं 7600 मेगावाट के। आप 7600 मेगावाट के कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाते हैं। मार्केट ऑपरेटर जो कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेल है और जो डिमांड फोरकास्ट से आपकी कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट निकलती है, उससे निकालता है कि भाई आप लेट से कॉन्ट्रैक्ट थे आपके पास फर्म कैपेसिटी 6000 मेगावाट के। वो कहेगा कि आपको 6000 मेगावाट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 1600 मेगावाट आप शॉर्ट है, तो मुझे 1600 मेगावाट के कॉन्ट्रैक्ट्स मजीद ला के दें फॉर द नेक्स्ट ईयर। जब आप नेक्स्ट ईयर आए तो आप मुझे 1600 मेगावाट के कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाएं।
तो ये 1600 मेगावाट, इसी तरह अगले साल आप देखते हैं कि आपको 400 मेगावाट और चाहिए, फिर 300 मेगावाट और चाहिए। नेक्स्ट 5 साल में आप देखते हैं कि मुझे कितनी कैपेसिटी ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी है, मार्केट ऑपरेटर ने मुझे हर साल कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करने का कहा है। वो जो कैपेसिटी ऑब्लिगेशन की आपकी रिक्वायरमेंट निकलेगी ना, वो बेस बन जाएगी आपके पावर एक्विजिशन प्लान के। जो प्रोक्योरमेंट रेगुलेशन हमने आगे पढ़ी थी, उसकी बेसिस जो है वो ये कैपेसिटी ऑब्लिगेशन है जो मार्केट ऑपरेटर आपको बताएगा। अच्छा, मार्केट ऑपरेटर इस हद तक बता देगा कि आपने कितने मेगावाट ऑफ फर्म कैपेसिटी ऐड करनी है, लेकिन कौन सी ऐड करनी है वो क्या बताएगा? आईजी सैप। एग्जैक्टली, आईजी सैप आपको बताएगा मिक्स ऑफ जनरेशन और क्वांटम ऑफ जनरेशन आपको कैपेसिटी ऑब्लिगेशन बताएगी थ्रू एमओ। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये आपका ट्रांसमिशन सिस्टम एक्सपेंशन प्लान का और इन दोनों चीजों का मिलके इनपुट बन जाएगा, वो पैप बनेगा जो कि हर एक का इंडिविजुअल कोलैबोरेट होगा विद आईए। वो पैप बना के फिर नेपरा के पास जाएगा, नेपरा उसे अप्रूव करेगा, फिर आपका ऑक्शन प्लान और बिडिंग प्लान और आरएफपी सारा बनेगा, और फिर कल को जो है आपकी जनरेशन ऐड होगी। तो बेसिकली ये प्रोसेस इतना वाटर टाइट कर दिया गया है कि अब हर स्टेप पे डिमांड फोरकास्ट से लेके आईजी सेब से लेके आपकी कैपेसिटी ऑब्लिगेशन तक आपसे हर जगह पूछा जाएगा कि आपकी प्रोक्योरमेंट की बेस क्या है। ऐसा नहीं हो सकता कि कल को कोई भी आके ये कहे कि हमने प्रोक्योरमेंट करनी है, जनरेशन लगानी है, और वो जनरेशन किसी फ्रेमवर्क के बगैर लग जाए। जो भी जनरेशन आएगी उसको किसी की डिमांड और कैपेसिटी ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट ही लगना होगा। जब तक कैपेसिटी ऑब्लिगेशन में वो जनरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस प्रोसेस के थ्रू कोई जनरेशन नहीं लगा सकता। तो ये कैपेसिटी ऑब्लिगेशन का सारा कॉन्सेप्ट है। जी सर। आदत सर। अच्छा ये मैं सर खुदा कर देता हूँ। अच्छा अच्छा। काजी साहब के लिए तालियां जरा।